हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आपने क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो निश्चित रूप से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है यह एक टारगेट बैच है। और टारगेट बैच का विशेषता ये है कि हम लोगों ने इस बैच में यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा के साथ साथ जनरल कंपटीशन जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि में पूछे जाने वाले प्रश्नों को इस बैच में टारगेट करके हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो आप आज का जो क्लास है यह टारगेट बैच का चौथा क्लास है। और अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए। प्रत्येक रोज ये क्लास शाम 7 बजे से प्रारंभ होता है। यह क्लास लाइव यूट्यूब पर लाइव, आप यदि अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको लाइव क्लास करने का मौका भी मिलेगा। तो आज हम लोग इस चौथे क्लास में आज उपस्थित हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी थी, सौर मंडल में क्या स्थिति है, ग्रह कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, कैसे कैसे जो भी प्रश्न आता है इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। और यदि आपने पिछले क्लास अटेंड नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप प्रीवियस 1, 2, 3 क्लास को आप देख सकते हैं। और आज चौथा क्लास है, आप क्लास में बने रहिए। आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें उन सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया है, उस सारे क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया है जहां से इस जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे क्षेत्र से हम लोग परिचित हो सके। तो चलिए, आज हम लोग पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आप इस वीडियो को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। सौर मंडल के मूवमेंटों को एक बार आप अपने नजर से देखिए। ये हमारी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ये छोटा सा ग्रह बुध है, इसके बगल में यह शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। यहाँ पर एक एक करके हम लोग देख रहे हैं, ये मंगल है। फिर उसके बाद में जो बाहरी क्षेत्र में उपस्थित हैं, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो इस तरह के ये सारे वैसे ग्रहों का ये समूह है। ये हमारा शनि है जिसके चारों ओर ये आपने देखा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले बनाए गए हैं। तो ये हमारा बृहस्पति है। ये स्थिति से को देखिए, सूर्य हमारा केंद्र में है और सारे के सारे ग्रह इसमें चक्कर लगा रहे हैं। हमें बस पृथ्वी को देखना है। हम लोग का जो क्लास है वो पृथ्वी पर केंद्रित है और पृथ्वी को हमें समझना है। अब इस कंडीशन को जरा देखिएगा। ये पृथ्वी में दो तरह की गतियां हो रही हैं। एक तो अपने अक्ष पर मूव कर रहा है और दूसरा ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपने अक्ष पर भी चक्र पूरा कर रहा है। तो जब यह चारों ओर घूम रहा है ना, सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो इस गति को हम परिक्रमण गति बोलते हैं। और जो अपने अक्ष पर मूव कर रहा है इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन और परिक्रमण का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। इसे घूर्णन के कारण दिन और रात होता है और इस परिक्रमण के कारण वर्ष परिवर्तित होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इसके झुके होने के कारण क्या है कि हमारे यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आइए हम लोग इस एक बार इस पूरे स्थिति को देखते हैं और चलते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था उसमें ये अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ा था कि जो अक्षांश और देशांतरों का जो निर्धारण है वह एक टाइम पीरियड में की गई। इसका आवश्यकता इसलिए पड़ा कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है, इस एरिया में वह अगर खड़ा है
तो उस व्यक्ति के लिए समस्या क्या है कि वह अपने लोकेशन को कैसे बताए। हमने बताया था कि ये जो 0 डिग्री है ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। जो नीचे वाला हिस्सा है वह साउथ है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वह नॉर्थ है। तो नॉर्थ वाले क्षेत्र को ये गोला है, और इस गोले को अगर हम 2 भाग में बांट दें, इसका ऊपर वाला एक गोला है यह उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण वाला गोला है यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें ये जो बीचों बीच जो लाइन बांट रही है ना, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, जो भूमि के बीचों बीच गुजरती है। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। मतलब ये है कि अगर हमने मान ले कि ये वाला अक्ष है, तो यह आधार हो गया, और आधार के साथ जो अक्ष है वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कुल मिला करके हम अगर यहाँ से अक्षांशों को खींचना शुरू करें, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ एक एंगल डाला, तो ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री, तो यहाँ तक कुल 90 डिग्री हो सकते हैं। यानी कि कुल अगर अक्षांशों का बात करें एक गोलार्ध में, तो कुल अक्षांशों की संख्या 90 हो गई। आपको इस भाग में दिख रहा है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वह एक लाइन का बात कर रहे हैं, यह आधा है। तो अगर हम वही चीजें इधर भी करते जाएं, 1 1 2 2 1 2 3 करके, तो यहाँ तक कुल 90 खींच सकते हैं। यहाँ से 1 को हमने 1 से मिला दिया, तो जो लाइन बनी ना वह एक लाइन बनी। यानी कि ये जो 0 है यह 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। यानी कि अगर देखा जाए तो एक गोलार्ध में जो कुल अक्षांशों की संख्या है वह कितनी होगी, 90। तो दूसरे गोलार्ध में भी 90, और बीच में ये 0 को हमने कहीं शामिल नहीं किया। तो कुल अगर अक्षांश पूछे जाए तो 90 + 90 + 1 = 181 है। लेकिन हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये वाला और ये वाला जो केंद्र है यह एक शून्य के भांति है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को घटा देते हैं। तो कुल जो अक्षांश है हमारे पास, इसकी संख्या 179 होगी। इसका हमने डिस्कशन पिछले क्लास में हमने किया था, इसलिए मैं इस पर विशेष जोर नहीं दे रहा हूं। हम लोगों को अगला टॉपिक में बात करना है, ये तो हमारा अक्षांश है ना। अक्षांश के साथ साथ हम लोगों ने देशांतरों को भी पढ़ा था। देशांतर का मतलब, अच्छा अक्षांशों को पहले देखते हैं। अक्षांश जो है, कुल अक्षांशों की संख्या हो गई हमारा 179। पृथ्वी की जो गतियां हैं, गति 2 प्रकार का है। एक गति को बोलते हैं हम घूर्णन गति, और दूसरे को बोलते हैं परिक्रमण गति। घूर्णन उसको बोलते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर मूव कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन। और जब सूर्य के चारों ओर वो घूमती है तब उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। तो घूर्णन और परिक्रमण के कारण ये जब घूर्णन करती है, हमने यहाँ पर 1 मिनट में दिखाता हूँ कि आप जो पृथ्वी का ये स्थिति है, इसमें ये अगर ऐसे घूम रही है इस तरह से, तो यह घूर्णन कर रही है। और यदि सूर्य के चारों ओर अगर वह घूम रही हो इस प्रकार, अगर इस तरह से वो घूम रही है चारों तरफ, तब इसको हम बोलेंगे परिक्रमण गति। इस परिक्रमण गति के कारण सूर्य ये पृथ्वी पर, धरातल पर एक, ये जो पृथ्वी है ना, इसको एक चक्र यह पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगता है। यानी कि 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाती है। तो इस पूरे समय काल को हम वर्ष बोलते हैं, और सूर्य के एक परिक्रमा करने में जो लगा हुआ समय है वह हमारा वर्ष कहलाता है, 1 साल कहलाता है। यही चीजें आप अगर इसको रोटेशनल स्थिति में देखेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पृथ्वी यह अपने अक्ष पर भी मूव कर रही है ना। तो कैसे मूव कर रही है,
यहां पर देखिए, यहां पर मूव करते हुए इसको ऐसे 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 राउंड लगा रही है। तो जब यह अपने अक्ष पर घूम रही है तो इस स्थिति में आपने देखा होगा कि कभी ये वाला हिस्सा सामने आ रहा है तो कभी ये वाला हिस्सा सामने आ रहा है, इस तरह से इसका रोटेशन है। तो अगर यह अपने अक्ष पर मूव कर रही है तो इसको बोलेंगे घूर्णन। इसके कारण क्या है कि सूर्य की किरणें कभी इसके इस पार में आ रहा है कभी उस पार में। मान लो कि अभी इधर है तो जब पृथ्वी मूव कर ऐसे की तो पता चला कि उस पार चला गया। तो यह 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। आप इस वीडियो को देखिए, यह इस स्थिति में थोड़ा सा और स्लो करके देख, आप इसको देखिए, पृथ्वी मूव कर रही है अपने अक्ष पर, सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहा है ना। तो ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और यह अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो अपने अक्ष पर जब घूम रही है तो इसको हम बोलेंगे कि पृथ्वी का यह घूर्णन कर रही है और इसके वजह से दिन एवं रात होता है। जबकि ये जो परिक्रमा कर रही है इसके वजह से वर्ष में परिवर्तन आते हैं। अब सीधा सीधा पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी को मैंने अलग कर लिया है। यह जो पृथ्वी है इसका बनावट ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, आप इस कंडीशन को देखिए, ये हमारा अफ्रीका महादेश है, यह सऊदी अरबिया है, ये भारत है ना। यहां पर ये उत्तरी ध्रुव है और यहां पर है दक्षिणी ध्रुव। दोनों रेखाओं को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। और यदि इस एक्सिस को अगर हम इस तरह से बीचों बीच बांट दें तो यह कहलाएगा आधार, या इसको हम भूमध्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भूमध्य। भूमध्य क्यों? क्या है कि यह भूमि के ठीक मध्य से होकर गुजर रहा है, यह दो भागों में बांट रहा है, इसलिए इसको हम इक्वेटर भी बोल सकते हैं। इसको आप इक्वेटर कहिए, भूमध्य कहिए, या 0 डिग्री इसको अक्षांश भी कह सकते हैं। यह अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। अच्छा, एक एक डिग्री पर हमने क्या किया, यहां पर बातों को समझिए। यह है हमारा अक्ष, और अक्ष के साथ अगर हम देखें कि यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल है, तो एक एक डिग्री का हमने यहां पर ऐसे चांद रखा और इसको एक एक डिग्री का यहां से हमने खींच लिया। तो कुल मिला करके यहां तक अगर हम खींचें तो यहां तक 90 हो गया। और फिर यहां से जब हम खींचना शुरू करेंगे ना एक एक डिग्री पर, तो यहां तक आकर के कितना होगा, ये भी हो गया 90। तो अगर हम क्या करें कि इस एक को हमने इस जीरो को इस जीरो से मिला दिया है, तो यह एक भूमध्य रेखा बन गया। तो उसी तरह से हम अगर इस एक को अगर मान लें कि यह 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो यह एक वाला है, एक को हमने 1 से मिला दिया, 2 वाले को 2 से मिला दिया, 3 वाले को 3 से मिला दिया, 4 वाले को 4 से मिला दिया। तो कुल मिला करके यहां पर जब हम मिलाने चलेंगे तो कितना होगा, 90। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलें तो पृथ्वी जो गोला है, या इसको भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट दिया, इसका एक गोला गोलार्ध कहलाता है, गोला का आधा। तो यह जो ऊपर वाला हिस्सा है यह उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला हिस्सा है यह हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। बहुत ही आसान भाषा में आप समझिएगा, ज्योग्राफी बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध में कुल खींचे हुए जो अक्षांश है, अच्छा देखो, जो बीचों बीच बांटा इसको हमने 0 डिग्री अक्षांश कहा है। तो अगर ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसके जितने भी ये लाइनें खींची गई है 1 2 3 4 5 करके 90 तक, यह सब के सब इस लाइन के समानांतर है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई प्रत्येक लाइन एक अक्षांश रेखा होती है। अच्छा, ये जो अक्षांश है, ये तो पृथ्वी तो गोला है, तो इसके चारों तरफ से ये घुमा हुआ है, इसलिए अक्षांशों को हम सर्कल बोलते हैं। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर को हम सर्कल बोलेंगे, ठीक है ना। तो कुल जो इधर अगर हम चलें ऊपर की ओर, तो यहां पर 90 अक्षांश हमने खींचा है। उसी तरह से ये जब दक्षिण की ओर चलेंगे तो इधर भी हमने 90 अक्षांश खींचा है। कुल अक्षांशों की संख्या हो गई 90 प्लस 90, और ये जो 0 डिग्री है ये। तो इसको हमने जो अलग अलग जो रेखाएं हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसको हमने क्या किया कि ये कुछ विशेष करके कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। एक हेडिंग बना लीजिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अच्छा, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बारे में आप समझिए। एक तो अक्षांश रेखा जिसको हमने बीचों बीच खींचा, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया। इसका अगर हम नाम रखें तो यह हमारा कौन सा रेखा हो गया, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद अच्छा, पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुकी हुई है ना, तो यह अपने अक्ष से, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा केंद्र है, तो यह काल्पनिक केंद्र को हमने ये लिया है। वास्तविक जो केंद्र है ना, यहां से 23.5 डिग्री अलग है। ये हमारा वास्तविक केंद्र है, यानी कि ये साउथ पोल है और यह हमारा नॉर्थ पोल है। ये वास्तविक है, ये काल्पनिक है। तो अगर मान लो कि ऐसे झुका है तो ये 0 डिग्री भी यहां नहीं हो करके ये थोड़ा सा नीचे आएगी कि नहीं, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? इसके साथ 90 डिग्री है। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर से समझिए। हमने इसको मिटा दिया, ये, और इसको भी मिटा दिया। अब आप अगर देख रहे हो तो हमारे पास जो लाइन है वो यही है, ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ। तो पृथ्वी झुकी हुई है ना, तो ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये वास्तविक रूप में विषुवत रेखा है। ये जो हमने विषुवत रेखा अभी जो खींचा था ना, ये वास्तविक रूप में ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोगों ने कल्पना किया था। ऐसे देखो, पृथ्वी का जो वास्तविक संरचना हो इस तरह से। तो अगर हम इसके ऊपर चलते जाएं तो हमने पहला, अगर हम इसको ले लें तो ये हमारा 23.5 हो गया, ये हमारा 23.5 डिग्री है। और फिर ऊपर से हमने लिया, जैसे 23.5 है, तो अगर 90 में से 23.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 66.5। तो एक हमने 66.5 ले लिया, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। उसी तरह से यहाँ पर 66.5, यहाँ पर ले लिया हमने 23.5। ये जो 23.5 डिग्री है, इसको ये साउथ कहलाएगा। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, यह फिर 23.5 डिग्री, ये हो गया 66.5 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। अब इन रेखाओं को अलग अलग हम नाम से जानते हैं। इनको जो 0 डिग्री पर खींचा गया है ना, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अभी हमने बताया है ना, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत। यह विषुवत रेखा है, या इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते। ये जो 23.5 है, इसको बोलते हैं, अगर उत्तर में है तो यह कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। और जो 66.5 है ना, इसको बोलते हैं आर्कटिक। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त।
वृत्त क्या है कि ये पूरा गोला है, पृथ्वी तो ये गोला है, तो यह हो गई हमारा आर्कटिक वृत्त, और इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। कोई दिक्कत? चलो, तो उसी तरह से जब हम दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे ना, तो ये जो 23.5 डिग्री है, इसको बोलते हैं मकर, मकर रेखा है। और जो 66.5 है ना, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। चूंकि नीचे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका से गुजरने वाली जो लाइन है वो हमारा अंटार्कटिक वृत्त है, और जो आर्कटिक से गुजरने वाली लाइन है वह आर्कटिक वृत्त है। तो कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वह हमारे पास यही हैं। जो पहला है वो है आर्कटिक, पहला है आर्कटिक वृत्त। दूसरा है, इसको बोलते हैं हम कर्क वृत्त। जो तीसरा है वो है विषुवत, विषुवत। जो चौथा है उसको बोलते हैं मकर। जो पांचवा है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। और जो छठा है वो हमारा ये जो ध्रुव है। कुल मिलाकर के यह हमारा मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वो यही है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, या मकर वृत्त को किस अक्षांश को बोलते हैं, कर्क वृत्त किस अक्षांश को बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यही हमारा, यहीं से प्रश्न होते हैं, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इस पर बात करते हैं आगे कुछ और पहलुओं पर। अगर ये आपने कर लिया तो नेक्स्ट हम लोग इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर आगे दूसरा टॉपिक पर हम बात करते हैं। इसमें पृथ्वी के अगर हम गतियों को देखें ना, तो पृथ्वी के गतियों के कारण सूर्य का जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। कैसे होता है आपको हमने पिछला वीडियो में भी दिखाया था, आप एक बार फिर से देखिए उस वीडियो को। यहाँ इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूं, है ना। अब आप देखिए, यह केंद्र में हमारा सूर्य है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, साथ में चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और फिर ये हमारा ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी रही जो अपने अक्ष पर घूम रही है, और साथ साथ अपना एक वृत्तीय पथ पर सूर्य का परिक्रमा भी कर रहे हैं। ये हमारा बुध है, छोटा सा ग्रह जो सूर्य से सबसे निकट है। यहाँ का जो तापमान है वह मैक्सिमम वो 4 से 500 डिग्री सेल्सियस तक दिन में हो जाता है, जबकि रात्रि का तापमान -300-400 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारा वीनस है, शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है। आप इस कंडीशन को देखिए, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा और आपको एलेबरेट करके समझा रहा हूं चीजों को। सूर्य की जो किरणें हैं वह अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर पड़ता है। ये सूर्य है हमारा, और सूर्य का विशेषता ये है, सूर्य की विशेषता यह है कि जब पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही होती है तो इसका जो इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, इसको देखिए, ये इक्वेटर है, यह नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ये साउथ पोल है, और ये दोनों को मिलाने वाली एक लाइन है जिसको अभी हमने बताया था कि यह एक्सिस है जो दोनों को मिलाता है। यहाँ पर आप इस कंडीशन को अगर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा है कि जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वह इस भाग में जब पड़ रही है तो
यह उत्तरी गोलार्ध जो है ना, यह सूर्य के सामने है ना। यह सूर्य के सामने होने के कारण इसका जो मोस्टली हिस्सा है वह सूर्य के प्रकाश में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का जो ये वाला हिस्सा है ना वो पीछे चला गया है। अब इस स्थिति को अगर आज के समय को देखें तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि यह मार्च का महीना है, ये मार्च है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह 23 मार्च है ना, 23 मार्च। फिर ये वाला जो कंडीशन है यहाँ पर देखिए, यह हमारा पोल है ऐसे, और ये इक्वेटर। इस समय लगभग दोनों ही ध्रुवों पर बराबर किरणें पड़ रही हैं। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर लगभग बराबर किरणें पड़ रही हैं, और इस स्थिति को अगर देखा जाए, यह पोल है, ये पोल है, तो इस स्थिति में सूर्य का जो किरण है ना वो दक्षिणी गोलार्ध की ओर पड़ रहा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध ढक गया है। इस स्थिति को देखिए, यहाँ पर हमने बताया है कि ये जो स्थिति है ना, यह 23 मार्च का है। तो ये वाला जो स्थिति है ना, इसको आप एक बार चलिए दूसरे जगह पर देखते हैं। दो स्थितियों में सूर्य का जो रोशनी है वो बराबर पड़ता है, दोनों ही गोलार्धों पर एक समान होता है। तो इस गोलार्ध में भी बराबर है, इस समय इस गोलार्ध में भी बराबर है। तो अगर मान लें कि यह चलना शुरू की, जब स्टार्ट हुआ तो ये चलना शुरू किया यहाँ से, जब दोनों बराबर था 23 मार्च को यह चलना शुरू किया। जब यह चलते चलते यहाँ पर तक पहुंचा तो इस स्थिति में अब सूर्य के तरफ ये उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पीछे है, लेकिन धीरे 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 चलते चलते उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर सामने आ गया। सामने होने का मतलब है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने आना शुरू होता है तो इस स्थिति को हम उत्तरायण बोलते हैं। तो जब उत्तरायण होता है तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का जो मौसम है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी कि 23 मार्च से गर्मी का मौसम हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि इस ऋतु को हम बोल सकते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु है। ये हमारा कौन सा ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। जब यह यहाँ तक पहुंचा ना तो अब उत्तरी गोलार्ध सामने आ गया, तो इसका मैक्सिमम जो झुकाव है ना वो 23.5 डिग्री तक होगा। यानी कि सूर्य की जो लंबवत किरण है वह मैक्सिमम कहाँ तक पड़ेगी? 23.5 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत हो जाती हैं। तो सूर्य की किरणें अगर लंबवत हो रही हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर और यहाँ जो तापमान है वह कम हो जाता है। यह जो समय होता है ना ये 21 जून को यह उत्तरी गोलार्ध अपने मैक्सिमम झुकाव पर होता है और 23.5 डिग्री पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत होती हैं। यहाँ से जब आगे की ओर पृथ्वी चलने लगी ना तो इस ऋतु को हम बोलते हैं शरद ऋतु। हमारे यहाँ वर्षा का यह सीजन होता है और धीरे धीरे यह जब सितंबर में आया तो अब धीरे धीरे जो उत्तरी गोलार्ध है ना वो पीछे जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध सामने आ रहा है। तो आते आते 23 सितंबर आते आते 23 सितंबर, इसको आप 23 मार्च है, इसको आप कर लीजिए 21 मार्च। तो 23 सितंबर को ऑलमोस्ट ये वाला जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध वह सूर्य के ठीक सामने आ जाता है। जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है तो दक्षिणी गोलार्ध सामने और उत्तरी गोलार्ध पीछे होने लगता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम इसको क्या बोलेंगे? शीत ऋतु। और फिर यह 22 दिसंबर को ऐसा दिन होता है कि दक्षिणी गोलार्ध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक होता है
और जो उत्तरी गोलार्ध है वह पीछे की ओर ढक जाता है। इस समय हम भारी सर्द ऋतु से गुजर रहे होते हैं। हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में काफी ठंड पड़ता है, इसलिए कि हम लोग सूर्य से छिपे होते हैं, सूर्य की रोशनी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है। तो अच्छा, इससे जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो फिर इसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं। बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु। तो हमारे पास कुल जो ऋतु है वो बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है और शीत ऋतु है। ये 4 ऋतु हैं। ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो ये हमारी ऋतु परिवर्तन से संबंधित पृथ्वी के पास 2 गतियां हैं। यह घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण गति के कारण वर्ष परिवर्तन होते हैं, और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। यहां से आपको 3 प्रश्न बनते हैं। तीनों प्रश्नों को आप गौर से देख लीजिए कि इन तीनों में जो प्रश्न है वो प्रश्न ये होते हैं कि ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। ऋतु परिवर्तन के लिए जो जिम्मेवार तत्व हैं वो है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इस झुकाव के कारण पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण ये ऋतु परिवर्तन होते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा जो प्रश्न ये पूछा जाता है कि दिन एवं रात किस गति के कारण होता है, तो यह होता है घूर्णन गति के कारण। तीसरा जो प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो वर्ष परिवर्तन है वह किस गति के कारण होता है, तो यह होता है परिक्रमण गति के कारण। तीनों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। ऋतु परिवर्तन कभी भी घूर्णन या परिक्रमण के कारण नहीं होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होता है, जबकि दिन एवं रात घूर्णन गति के कारण और वर्ष परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न यहां से ये पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। सबसे बड़ा दिन, तो एक ये उत्तरी गोलार्ध को ले लेते हैं, इसको लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध को। तो उत्तरी गोलार्ध में जो बड़ा दिन है वह होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो सबसे छोटा दिन होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दिन एवं रात, ऐसे इसका एक हेडिंग बना देते हैं, दिन एवं रात की अवधि, दिन एवं रात। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा अगर दिन है, तो 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। सबसे छोटा दिन होगा। फिर इसी तरह से आप दूसरा जो डेट था, जो हमने लिया था 23 सितंबर, 23 सितंबर, तो 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दो ऐसे दिन हैं जब दोनों ही ध्रुवों पर समान रूप से प्रकाश पहुंचता है। तो इस दिन दोनों ही गोलार्धों में, कौन सा, उत्तरी तथा दक्षिणी, दोनों गोलार्धों में दिन इक्वल टू, जितना बड़ा दिन उतना बड़ा रात।
तीसरा जो कंडीशन है वो ये था 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता। यहां पर सबसे छोटा दिन, यहां सबसे बड़ी रात, ऐसे लिखिए, सबसे बड़ी रात। यहां पर अगर सबसे बड़ा दिन है तो यहां पर सबसे छोटा रात है। दिन और रात की अवधि मिलाकर कुल 24 घंटे की है। अगर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटा रात होगा। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। और यही ठीक दक्षिणी गोलार्ध में लें तो सबसे छोटा दिन है, सबसे छोटा। इसको थोड़ा सा और हम फ्रेश करके आपको बताते हैं। ये हमने ले लिया उत्तरी गोलार्ध, दूसरा लिया दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर हमने लिया डेट, दिन या दिनांक, इसको लिखते हैं। और दूसरा तरफ लिखते हैं दिन कितना बड़ा होगा और रात कितनी बड़ी होगी। तो 21 जून को हम देखते हैं। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी, है ना। फिर उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों ही दिनों में, दोनों ही गोलार्धों में दिन इक्वल टू रात, यहां भी दिन इक्वल टू रात। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही जगहों पर। जब फिर हमने लिया एक 22 दिसंबर का दिन, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, जबकि रात का जो सबसे बड़ी रात होती है। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये आपसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो आप इस डायग्राम को आप याद रखेंगे। फिर कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। कल ज्योग्राफी का 5वां क्लास है, आप निश्चित रूप से अटेंड करें। और यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप ICS एकेडमी का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करिए और कम से कम फी आपके लिए पेएबल होगा। आप निश्चित लाइव क्लास, नोट्स, मटेरियल, PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन भी क्लास करना चाहते हैं तो मोतिहारी में हमारा ब्रांच है, आप आकर के वहाँ पर ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं या जो हेल्पलाइन है आप उस पर कॉल करके आप विशेष जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।